वेलकम बैक टू एवरीवन। गणित ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक नए टॉपिक का स्टार्टिंग कर रहे हैं जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। और जो क्लास 12th में इस समय बोर्ड एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं या फिर आप इन फ्यूचर जेई मेंस या सीयूटी एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आज से हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। और इससे पहले अभी तक हमने रिलेशंस टॉपिक पूरा कवर किया है जिसमें हम लोगों ने स्क्रैच से रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, उनकी काउंटिंग आदि पर डिस्कशन किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी वो तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं रिलेशंस पे, प्लीज़ आप लोग उसको देखिएगा। तो आज से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि एक इवेंट होगा जब दूसरा इवेंट दिया गया हो। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम है। तो यही हम लोग डेफिनेशन भी देते हैं कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते किसको हैं। मान लेते दो इवेंट हैं ए एंड बी। ओके, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट जीरो, मतलब जो इवेंट बी हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होने का ना मतलब है कि दिस इज अ पॉसिबल इवेंट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम लोग रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, मतलब बी इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम है। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे दो क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। मतलब कुछ इसका ऐसा है कि बी इवेंट दिया रहेगा तब हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो यहाँ से एक चीज हो सकता है कि जो इवेंट बी हो ए उस पर डिपेंड ही ना करे। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि जो इवेंट ए है और इवेंट बी है दोनों एक साथ हैपन ना हो, कि ए हो बी ना हो, बी हो ए ना हो। तो इन्हीं टाइप के इवेंट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले कैटेगरी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का ऐसा मतलब है कि दो इवेंट ऐसे जो एक साथ ना हो पाए। जैसे अगर मैं क्वाइन टॉस करूं तो क्वाइन टॉस के सैंपल में हेड और टेल दो इवेंट्स हैं, इसका मतलब उसके सैंपल में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4। उसके सैंपल में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2, सॉरी। तो सैंपल में 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने इवेंट्स बन सकते हैं, तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4, ये 4 हो गए इवेंट्स मेरे। उसमें से मैं दो इवेंट ऐसे ले लूँ कि एक इवेंट ए है हेड आना, दूसरा इवेंट बी है टेल आना। तो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता और टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। तो डेफिनेशन क्या हो गई, दो इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं यदि ए एंड बी कांट अकर टूगेदर, या फिर दूसरे सेंस में कि जो इवेंट ए है उसका जो आउटकम है और इवेंट बी है उसका जो आउटकम है उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी डेवलप की जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0, सॉरी। तो दिस मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना का मतलब कि एक इवेंट के अकरेंस का दूसरे पर इफेक्ट ना पड़े, मतलब इवेंट हो रहा है ए के होने से बी के होने पे उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और दो घटनाएं अगर इंडिपेंडेंट हैं
जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट है तो मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी इज गिवन। जब ए बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि दोनों इवेंट्स कैसे हैं, स्वतंत्र। स्वतंत्र घटना है, इसका मतलब ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है और बी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी गिवन इज प्रोबेबिलिटी बी। और हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालें, इस साइड अगर हम लोगों ने पी ए रख दिया तो प्रोबेबिलिटी ए विल इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो एक और रिजल्ट होता है कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो होती है ए की प्रायिकता मल्टीप्लाइड बाई बी की प्रायिकता। ओके, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया। सपोज यू टॉस अ कॉइन, इवेंट ए क्या है, गेटिंग अ हेड, इवेंट बी क्या है, गेटिंग अ टेल। तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों? क्योंकि ए में आउटकम है हेड, बी में आउटकम है टेल, दोनों के आउटकम में कुछ कॉमन नहीं, या दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक ही कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ तो हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आने देगा, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आने देगा। तो क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? नो, क्योंकि अकरेंस ऑफ बी ए पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट इंडिपेंडेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि हम लोग उल्टा देखेंगे कि इंडिपेंडेंट हो बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। जैसे सपोज यू रोल अ 6 साइडेड डाई, हम लोग एक पासा रोल करते हैं तो, और उसमें इवेंट ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, गेटिंग एन इवन नंबर। इसका मतलब ए के सैंपल में क्या क्या आ जाएगा, 2, 4 एंड 6। सिमिलरली बी जो इवेंट है उसमें आउटकम हो जाएगा 1, 3, 5। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू रोल अ 6 साइडेड डाई, तो इवेंट ए में हम लोग ले रहे हैं गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या जब ले रहा हूँ मैं, तो ए का आउटकम हो जाएगा 2, 4, 6। जो इवेंट बी है उसमें क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर आना है। तो बी में क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या इवेंट ए और इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4 और 6। दो से बड़े नंबर इवेंट में 4, 6, दो से बड़ा जो नंबर है इवेंट बी में 3, 4, 5, 6। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 4, 6। मतलब इवेंट और इवेंट बी एक साथ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट इंडिपेंडेंट है। अगर मैं मान लेता हूँ इवन नंबर आ रहा है तो इवेंट बी को रोकेगा नहीं कि हाँ उसका नंबर 2 से बड़ा हो सकता है। सिमिलरली अगर 2 से बड़ा नंबर आ रहा है तब भी एक इवन नंबर मुझे मिल सकता है। तो दिस मीन्स इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन ये दोनों घटनाएं क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट एक है? नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों एक साथ ना हो पाए। इंडिपेंडेंट का मतलब कि पहले के अकरेंस से दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इन टाइप के घटनाओं को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो एक एग्जांपल हमने देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट नहीं। एक एग्जांपल देखा कि इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है कि किसी सैंपल में दो घटनाएं ऐसे मिल जाए कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और इंडिपेंडेंट भी हों? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखते हैं। एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू इवेंट्स विच आर बोथ इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो घटनाएं हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये होल्ड करेगा, और अगर इंडिपेंडेंट है तो ये होल्ड करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी उसको रख दिया पी ए इंटू पी बी, तो हो जाएगा जीरो के इक्वल। जब पी ए इंटू पी बी जीरो के इक्वल हो गया तो इसका मतलब या तो पी ए जीरो होगा या तो पी बी जीरो होगा। इसका मतलब क्या निकला, या तो ए की प्रायिकता जीरो है या तो बी की प्रायिकता जीरो है। दिस मीन्स ए और बी में से कोई एक इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दोनों इवेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर दो पॉसिबल इवेंट्स हो रहे हैं तो दोनों इवेंट एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और फिजिकल प्रॉब्लम में या डेली लाइफ के यूज में हम लोग ऐसे ही इवेंट्स देखते हैं जो पॉसिबल हों, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी हम लोग ढूंढते हैं। तो इन जनरल हमको दो इवेंट्स कभी ऐसे नहीं मिलेंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और इंडिपेंडेंट भी हों एक साथ। ओके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक की प्रायिकता को जीरो होना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, तो हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का बेसिक आइडिया ले लिया है। क्योंकि हम लोग को आगे जो भी सेट थ्योरी में, इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ना है, वो है बेज रूल और है टोटल प्रोबेबिलिटी। उन दोनों के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना और इंडिपेंडेंट होने का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपना सैंपल स्पेस दिया है जिसमें बहुत आउटकम का जो कलेक्शन है उसको हम लोग अब पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन का मतलब सैंपल को छोटे छोटे इवेंट्स में बांट देंगे। जैसे पार्टीशन कहते किसे हैं, जब भी हम लोग पार्टीशन करते हैं, वो चाहे घर में पार्टीशन हो या किसी भी चीज़ का पार्टीशन हो, तो पार्टीशन का सबसे फर्स्ट रूल ये होता है कि जितने लोगों के बीच में पार्टीशन हो रहा है, हर आदमी को या हर पर्सन को कुछ न कुछ हिस्सेदारी जरूर मिले। मतलब कोई आदमी खाली ना जाए। तो पार्टीशन का पहला रूल। पार्टीशन का दूसरा रूल क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में कुछ कॉमन ना हो, क्योंकि अगर कुछ कॉमन मिला तो आगे चल के फ्यूचर में फिर झगड़ा होगा। तीसरा पार्टीशन का रूल क्या होता है कि जितना हिस्सा बटा, अगर मैं सबको मिलाऊं तो जितनी प्रॉपर्टी थी सब आना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। इस बार हमारा जो जिसका पार्टीशन होना वो सैंपल है। सैंपल में क्या है, आउटकम्स। जब आउटकम्स को बाहर निकालते हैं, आउटकम्स को बाहर निकालने का मतलब सबसेट बनाना, उसी सबसेट को हम लोग बोलते हैं इवेंट। इसका मतलब किसी भी सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन होगा वो इवेंट्स के द्वारा होगा। ओके, तो वही कंडीशन। इसका मतलब हर इवेंट को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। कुछ न कुछ मिलने का मतलब हर इवेंट में कुछ न कुछ आउटकम हो। इसका मतलब कोई भी इवेंट फाई नहीं होगा। तो यही हम लोग ने इसका पार्टीशन किया। जो सी नंबर लिखा है, ए आई मतलब जितने हिस्से बने हैं, मान लेते हैं एन हिस्से हैं। ए आई मतलब कोई भी हिस्सा एम्प्टी नहीं है, मतलब हर इवेंट में कोई ना कोई आउटकम बैठा होना चाहिए। फिर वही दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था कि दो पर्सन के बीच में कुछ कॉमन ना हो जिनको मिला है। तो किसी भी दो इवेंट के आउटकम्स में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सारे लोग को जितना हिस्सा मिला अगर मैं उसका यूनियन कर लूँ, मिला लूँ, तो पूरा पूरा सैंपल मिलना चाहिए। इसका मतलब हर इवेंट्स का यूनियन सैंपल के बराबर होना
चाहिए। तो किसी भी सैंपल के पार्टीशन को हम लोग इवेंट्स में करेंगे, उसमें 3 कंडीशन कि जो उसमें इवेंट्स हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही 2 इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब इवेंट्स आपस में परस्पर अपवर्जी हैं। हर इवेंट में कुछ न कुछ आउटकम है, इसका मतलब हर इवेंट की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। थर्ड, सारे इवेंट का जो यूनियन है पूरा का पूरा सैंपल हो जाए। इन्हीं तीनों को अगर हम लोग एक साथ मिला दें तो हम लोग बोलते हैं दीज इवेंट्स A1 A2 AN आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब कि पूरा यूनियन सैंपल के बराबर हो गया। तो किसी भी सैंपल का पार्टीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स से हम लोग करते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे आगे तो पता चलेगा ऐसा करने से हम लोग को फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि अब जो सैंपल है मेरा वो बहुत सारे क्लासेज में डिवाइड हो गया। क्लासेज का मतलब जो A1 इवेंट है उसमें कुछ न कुछ आउटकम है, A2 इवेंट्स है उसमें कुछ न कुछ आउटकम है, डैश 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 AN इवेंट्स है उसमें कुछ न कुछ आउटकम है। सैंपल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे, अब हमने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर एक एक क्लास में डिवाइड कर दिया है। जैसे फिगर से देखते हैं, ये पूरा सैंपल एक क्लास A1 का हो गया, एक क्लास A2 का हो गया, एक क्लास A3 का हो गया, एक क्लास A5 का हो गया। ऐसे सिमिलरली तो सारे सैंपल के आउटकम तो उनको हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। क्लासेस में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होगा ये हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि हम एक पासा फेंकते हैं, तो पासे का सैंपल क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 आउटकम है। अब 6 आउटकम के करस्पॉन्डिंग टोटल कितने इवेंट्स होंगे 2 टू द पावर 6। किसी भी सैंपल में अगर n इवेंट्स होते हैं, n आउटकम होते हैं या सैंपल में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें 2 टू द पावर n इवेंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने एक इवेंट बना दिया E गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 135, F मतलब गेटिंग एन इवन नंबर 246। तो मैं कह रहा हूँ जो इवेंट्स E और F हैं वो सैंपल का क्या कर रहे हैं, पार्टीशन। ओके, कैसे, सबसे पहला कंडीशन, जैसे पूरे सैंपल का 2 पार्टीशन हुआ है ना, एक इवेंट T है, एक पार्टीशन में एक इवेंट F है। तो E में कुछ न कुछ आउटकम है, F में भी कुछ न कुछ आउटकम है, तो एक कंडीशन होल्ड कर गया। दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, दूसरा कंडीशन होल्ड कर गया। अब तीसरा कहता है अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ तो पूरा का पूरा सैंपल आ जा रहा है। तो इसका मतलब E और F इवेंट्स सैंपल S का पार्टीशन कर रहे हैं। टोटल इवेंट्स हैं 2 टू द पावर 6 में 64। 64 इवेंट में से 2 ही इवेंट्स ऐसे मिल गए जो पूरे सैंपल का पार्टीशन कर दिए। इसका मतलब रिमेनिंग इवेंट्स हैं कितने, 62। अब इन रिमेनिंग 62 में एक तो 5 है, उसको छोड़ देते हैं, तो 61 इवेंट्स बच रहे हैं। उन 61 इवेंट्स की हम लोग क्या निकालेंगे आगे, प्रोबेबिलिटी यूजिंग इवेंट E एंड इवेंट F। क्योंकि पूरा सैंपल 2 क्लास में बढ़ चुका है, अब जो भी 61 घटनाएं बच रही हैं जब उनकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कंडीशन होगा वो इवेंट या तो E के साथ हो रहा होगा, वो इवेंट या तो F के साथ हो रहा होगा। मैं मान लेता हूँ 60 जो 1 इवेंट्स बच रहे उसमें कोई इवेंट A है, तो A या तो E के साथ होगा तो हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी A गिवन E। फिर A या तो F के साथ हो रहा होगा तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे A गिवन F, और इसी को हम लोग बोलेंगे A की टोटल प्रोबेबिलिटी। आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं A की जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ E के साथ भी निकाल रहा हूँ और F के साथ भी निकाल रहा हूँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए। ओके, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासे को हम लोग 2 बार फेंकते हैं, एंड द नंबर्स अपीयरिंग आर ऑब्जर्व्ड। तो जब पासे को हम लोग 2 बार फेंकेंगे तो सैंपल में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 36। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 5। तो अगर एक बार पासा फेंका गया, 2 बार फेंका गया, दोनों का जो आउटकम आया उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बोल रहा कि 5 आता है दोनों का ऐड करने पर। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 अपीयरिंग एट लीस्ट वंस। तो कह रहा है कि जो नंबर 2 है वो कम से कम एक बार आ रहा है, मतलब या तो पहले पासे पर 2 आ रहा है या तो दूसरे पासे पर 2 आ रहा है। और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक बार 2 आ सकता है, 2 बार आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 कितने तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब 5 अगर होना है सम, तो 5 ये तो होगा 1 4, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 4। तो हम लोग पहले 2 इवेंट्स बनाते हैं ना, कि एक पहला इवेंट क्या है, सम 4 होने का। तो उस इवेंट को हम लोगों ने नाम रख दिया है एफ। तो 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4। तो जो पहला इवेंट एफ हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए हैं? 4। सैंपल में 36 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। अब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो कौन सा इवेंट है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 अपीयरिंग एट लीस्ट वंस। तो जो इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसमें ऐसे आउटकम्स हैं कि 2 कम से कम एक बार जरूर आया हो। तो हम लोग देख लेते हैं 2 कब कब आ सकता है। 1 2, पहले पर 1 हो दूसरे पर 2 है, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 2, क्योंकि 2 को एटलीस्ट 1 होना ही होना है। तो इसका मतलब ई में कितने एलिमेंट्स हो गए? 11। अब हमको पूछ क्या रहा है, ई की नंबर 2 एक बार आया है, दिया क्या है, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 5। तो हम लोग जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो आ जाएगा 2 3 एंड 3 2, और प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ इज प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। तो इसका आंसर आ गया 1/18 डिवाइडेड बाय 1/9, दिस मीन्स हाफ। तो सबसे पहले जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं तो डिसाइड करना होता है किसकी प्रायिकता पूछ रहा है। क्या दिया है, दिया क्या है कि दोनों को ऐड करने पर 5 आना चाहिए एफ। पूछ क्या रहा है, ई की जो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की निकालनी है कि दोनों पासों में से एक पासे पर कम से कम एक बार 2 जरूर आया हो। ओके, तो ई गिवन एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ऐसे प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ही भी पूछ सकता था। तो इंटरसेक्शन में तो सेम है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/18 ही होगा। नीचे हम लोग जो 1/9 से डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइड कर देंगे 11/36 से। तो यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले ई की प्रोबेबिलिटी है 11/6, और जब ई गिवन एफ निकाल रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। प्रोबेबिलिटी अगर ये चेंज नहीं होती तो मैं बोलता ई और एफ इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे और बेज रूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। थैंक यू सो मच लेक्चर को पेशेंटली सुनने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।